अगर आपके घुटने में दर्दें होती हैं तो आप कौन सा ऐसा सीड या बीज है जो कि आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके घुटनों में दर्दों में भी फ़र्क पड़ेगा और आपके अगर घुटनों की कार्टिलेज डैमेज हो रही है वो स्लो डाउन हो जाएगी और इवन रिवर्स होने के भी चांसेस होते हैं। तो जब भी कभी भी किसी को घुटनों में दर्द हो तो 2 ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे हमें पता चलता है कि हमारे घुटनों में कोई इश्यू है या घुटनों के अंदर ग्रीस का प्रॉब्लम है। जो पहला साइन है वो तो दर्द का साइन है जो कि हमें फ़ील होता है। जो दूसरा साइन होता है ना वो होता है सोज़िश का, कि इस तरह से हमारे घुटने सूजना शुरू हो जाते हैं। नॉर्मली हमारे घुटने का साइज़ ये होता है, लेकिन जैसे ही हमारे घुटने सूजना शुरू हो जाएँ या फिर कुछ इस तरह के हमें बाहर से फ़ील होना शुरू हो जाए, तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे घुटने के इंटरनल कोई ना कोई प्रॉब्लम होना शुरू हो गई है। अब ये सोज़िश क्यों होती है? ये सोज़िश होती है जब आपके घुटनों के अंदर इस तरह की नोकदार हड्डियाँ बन जाएँ। नॉर्मली इस तरह की होती हैं ये, ठीक है? ये आपको नज़र आ रही है, ये दरमियान में वाइट कितना अच्छा से साफ-सुथरा बिल्कुल क्लीन बना हुआ है। लेकिन अगर इस साइड के ऊपर हम देखें तो दूसरी तरफ भी ये स्मूथ बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पे ये नोकदार पॉइंट्स बने हुए हैं छोटे-छोटे यहाँ पे ये। इसकी वजह ये होती है कि ये जो बीच का ये जो आपको नीले रंग का नज़र आ रहा है ये डैमेज हो गया है और इसके डैमेज होने की वजह से जब ये हड्डियाँ मूव करती हैं या हिलती हैं तो दोनों आपस में रगड़ती हैं क्योंकि बीच की ग्रीस नहीं है, तो ये नोकदार हो जाती हैं। जब ये नोकदार हो जाती हैं ना, इनके नोकदार होने की वजह से जब आप चलते हैं तो आपको जो चोट लगती है उसकी वजह से ये हमारा घुटना बाहर की तरफ से हमें इस तरह नज़र आता है, यानी इस तरह सूजा हुआ नज़र आता है। तो पहला जो साइन क्या आता है वो इन्फ्लेमेशन आती है और दूसरा क्या होता है वो होता है आपको दर्द फील होना। सो इन्फ्लेमेशन और पेन ये 2 चीज़ें जिससे हमें पता लगना शुरू हो जाता है कि हमारे घुटनों के बीच की जो रबड़ है ना वो ख़राब होना शुरू हो गई है। अच्छा, अब जब पहले इन्फ्लेमेशन, अब इसकी वजह क्या थी कि घुटनों के बीच की रबड़ खराब हुई, नोकदार हो गए। अब इसकी वजह से क्या होगा, घुटनों के बीच की स्पेस खत्म हो जाएगी, जोड़ों के बीच की ये जो आप यहाँ पे देखें तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, यानी ऊपर हड्डी और नीचे हड्डी इनके बीच में खला बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन अगर यहाँ पे देखें तो इस हड्डी और इस हड्डी के बीच में इस खला बिल्कुल खत्म हो रहा है और ये दोनों हड्डियां आपस में जुड़ रही हैं। सो अब जब ये खत्म हुआ, जब घुटनों के बीच की जो रबड़ है ना वो खराब होना शुरू हुई यहाँ से, तो जब हमने एक्सरे करवाया तो हमने देखा कि हमारा एक घुटना जो है ना वो घुटने की एक साइड या इवन अक्सर लोगों में घुटनों की दोनों साइडें भी ये खला जो खत्म हो जाता है, लेकिन स्टार्ट हमेशा एक साइड से ही होता है। जब इसका गैप खत्म होना शुरू हो जाता है तो इसकी अब क्या वजह आती है? वजह ये आती है कि ये यहाँ पे डैमेज हो जाता है इस पॉइंट के ऊपर। आपकी जो है ये कार्टिलेज अब इस साइड पे तो बिल्कुल ठीक है, एक साइड के ऊपर डैमेज होना शुरू हो गई। सो स्टार्ट कहाँ से हुआ है? जो हमें नजर आया है इन्फ्लेमेशन से स्टार्ट हुआ है। अब इन्फ्लेमेशन से अगर स्टार्ट हुए तो हमें इस इन्फ्लेमेशन का ही हल निकालना होगा। नॉर्मली हमारा जो घुटना है वो ऐसा होता है, बिल्कुल क्लीन साफ सुथरा। ये इस तरह बीच में देख रहे हैं, इसकी जो वाइटिश पॉइंट आपको नजर आ रहे हैं ये कार्टिलेज है, ये ग्रीस है जिसे हम आम जुबान में कहते हैं, बिल्कुल क्लीन और साफ सुथरा होता है। लेकिन ये ऐसा हो जाता है, ये ऐसे नोकदार हो जाती हैं हड्डियां जो हैं कि बीच की जो वाइटिश पार्ट है, जो ग्रीस है वो ख़राब हो जाती है, तो ये हड्डियां ऐसी नोकदार हो जाती हैं जिसकी वजह से फिर सोजिश होना शुरू हो जाती है। अगर हम इस चीज़ को ठीक कर लें, सोजिश को ठीक कर लें, तो आपके घुटने के अंदर खून की रवानी भी अच्छी हो जाएगी घुटनों की तरफ, यानी कि अपने जिस्म के जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो चाहे हम दवाइयों में ले रहे हैं या फिर इंजेक्शंस लगवा रहे हैं या फिर हम खानों के अंदर ले रहे हैं, तो हमारे घुटने की तरफ जो ब्लड की सप्लाई है वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाएगी अगर हम क्या कर लें, अपने घुटने की सोजिश को कम कर लें। लेकिन इसमें ना एक चीज़ थोड़ी सी समझने वाली है, कुछ लोगों के ना सोजिश होती है इस तरह फ्रंट के ऊपर, ठीक है? अगर इस तरह की सोजिश है ना ऐसी, तो ये ज़्यादातर होता है हमारे घुटनों में कार्टिलेज की वजह से। लेकिन एक और सोजिश होती है और वो ये वाली सोजिश होती है कि घुटने की बैक साइड पे ना इस तरह की गिल्टी बनी हुई होती है, ये सॉफ्ट सॉफ्ट सा फील हो रहा होता है। ये कुछ ऐसे भी होता है, इस तरह से भी सूजा हुआ नज़र आता है हमें, यानी कि पीछे अगर हम उल्टा लेट जाए ना, हमारे घुटने की बैक साइड पे हाथ लगाएं तो इस तरह से एक गिल्टी सी फील होती है। कहते हैं हम यही है कि हमारा घुटना सूजा हुआ है, क्योंकि वो घुटना सूजा हुआ नहीं होता है, वो दरअसल आपके घुटने के पीछे की तरफ घुटने का पानी पीछे की तरफ निकल आता है। बात समझ आई है? ये कुछ इस तरह से होता है, ये घुटने का पानी यहाँ पे होता है, तो ये ना यहाँ से स्लिप होकर ना बाहर की तरफ आके गिल्टी बना लेता है और इसे मेडिकल में कहते हैं बैकर सिस्ट। अब ये वाला जो मसला है ना, ये घुटने की सोजिश नहीं है, इसमें ये होता है कि डिफरेंट ट्रैक्शंस अप्लाई की जाती हैं, ट्रैक्शन वाली वर्जिशें, कि ये वाली हड्डी थोड़ी दूर ले जाएं और इस वाली हड्डी को थोड़ा सा दूर ले जाएं ताकि इसके अंदर एक खला सा पैदा हो जाए और ये वाला पानी वापस आ जाए। या आपके नियर बाई आप थेरेपी सेंटर पे चले जाएं, वहाँ पे आपके जो थेरेपिस्ट हैं वो ट्रैक्शन अप्लाई करेंगे ना, तो बैकर सिस्ट में काफ़ी हद तक आपको फ़ायदा होगा। लेकिन जो इन्फ्लेमेशन है ना घुटनों की कार्टिलेज की वजह से, यानी घुटनों की इस ग्रीस के ख़राब होने की वजह से अगर हो रही है, अगर आप इसको कवर कर लेते हैं ना,
तो आपको ये जो घुटने की ग्रीस जो बची हुई है ना, एक तो इसके ऊपर फ़ायदा हो जाएगा कि ये आगे डैमेज नहीं होगी, लाइक इसका प्रोसेस स्लो डाउन हो जाएगा। और दूसरा, यहाँ पे जब आपके न्यूट्रिएंट्स आएंगे यानी कि आपका खून का बहाव अच्छा हो जाएगा, तो ये जो थोड़े थोड़े जो सिरे यहाँ पे बने हुए हैं ना, यहाँ पे बिल्डिंग अप स्टार्ट हो जाएगी कि इसका दोबारा बनने का अमल स्टार्ट हो सकता है। सो अब इसमें क्या हल, सोल्यूशन क्या आ गया कि ये जो सोजिश है ना, इसका हमने हल निकालना है। अब जो सोजिश है इसे मेडिकल में क्या कहते हैं, इसे कहते हैं इन्फ्लेमेशन। अब इन्फ्लेमेशन, जब भी ये इन्फ्लेमेशन होती है ना, आप डॉक्टर के पास जाएंगे ना, आपको सबसे पहले ये वाली दवाई दी जाएगी, मेडिसिन दी जाएगी, और इसे कहते हैं एनसिड। एनसिड का मतलब होता है नॉन स्टेरॉइडल, एन का मतलब होता है नॉन स्टेरॉइडल, ए का मतलब है एंटी, और आई का मतलब है इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। अच्छा, इसके अंदर आती हैं जैसे बरोफिन है, जैसे निप्रोक्सिन है, जैसे आइबुप्रोफिन है। इसमें कितनी सारी ऐसी कैटेगरीज आती हैं जो कि दर्द को कम करती हैं और सोजिश को कम करती हैं। अच्छा, अब इसमें हमने करना ये है कि ये तो है एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, हम ना कोई ऐसा खाना ढूंढते हैं जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट हो। उसमें सबसे जो टॉप पे है, जो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा, और वो है एक सीड, एक बीज, और उसे हम कहते हैं फ्लैक्स सीड, या जिसे हम आम जुबान में कहते हैं अलसी के बीज। अलसी के बीज जो हैं ये बहुत अच्छे एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं। एक तो इसके अंदर लैग्नीस होता है और एक विटामिन ई होता है, जो कि जोड़ों के अंदर जो टूट फूट होती है, ये कार्टिलेज के डैमेज होते हैं, इनको रिवर्स करने में, और आपके जोड़ों के अंदर जो इन्फ्लेमेशन हो रही होती है, सोजिश हो रही होती है, इसको कम करने में हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत अच्छा एंटी इन्फ्लेमेटरी है। लेकिन इसको इस्तेमाल करने का जो तरीका है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको भी बताता हूँ। तो आपने अलसी के बीज के इस्तेमाल करना है। अब इसमें इस्तेमाल ऐसे नहीं करना है कि आपने चम्मच उठाया और इसका आपने खा लिया। इस तरह से कभी भी इस्तेमाल करेंगे आपको कोई फ़ायदा नहीं होना। इसका उल्टा आपकी जो गट है, आपका जो निज़ाम है, वो ख़राब हो जाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम आपका ख़राब हो जाएगा, वो इसे हज़म ही नहीं कर सकेगा। तो इसको हज़म करने का या इसको इस्तेमाल करने का बेहतरीन तरीका ये है कि आपने अलसी के बीज को रोस्ट कर लेना है, थोड़ा सा रोस्ट करें। इसका फ़ायदा ये होगा कि इसके अंदर जो नमी होती है ना, जो इसके अंदर ऑयल होता है, वो थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा, खुश्क हो जाएगा। आपने इस तरह से रोस्ट करके उसके बाद इस अलसी के बीज को पीस लेना है। जब आप पीस लेंगे इसका पाउडर बन जाएगा। अच्छा, अब इसमें ना आपने करना ये है कि इसको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर नहीं पीस लेना है, लाइक इतना सा पीसें कि आप अगले 2 या 3 दिन 4 दिन इसको यूज़ करें, फिर अगला और पीस लें। क्योंकि जो होगा ना, ये जो बीज फॉर्मेट के अंदर फ्लैक्सीड होगा, ये आपका जल्दी ख़राब नहीं होगा। लेकिन जो आपका पाउडर फॉर्मेट के अंदर होगा, जो इस फॉर्मेट में होगा, ये थोड़ा सा जल्दी ख़राब हो सकता है। लेकिन थोड़ा सा जल्दी मतलब कि 20 दिनों में, 25 दिनों में। और अगर आप रोस्ट नहीं करते, अगर आप रोस्ट नहीं करेंगे, तो इसका नुकसान ये होगा कि इसके अंदर ना ऑयली होगा, ये नमी सी होगी, तो उसकी वजह से ये और जल्दी ख़राब हो सकता है। और रोस्ट करने का में बहुत ज़्यादा बेनिफिट ये होगा कि हम इसकी लाइफ थोड़ी इंक्रीज़ कर लेंगे। अच्छा, आपने इस तरह का पाउडर बना के फिर उसके बाद घर में कोई दही है या दलिया है, उसके ऊपर छिड़क लें, और आधे चम्मच से ज़्यादा आपने नहीं लेना। आधा चम्मच लें। एक दिन के अंदर सुबह सो के उठें, आप अपना नाश्ता जो कर रहे हैं उसके अंदर आप दही के अंदर छिड़क लें, या फिर आप दलिया बनाओ उसके ऊपर छिड़क लें, और इवन अगर आप सैलड खा रहे हैं तो उसके ऊपर भी आप छिड़क सकते हैं। तो इसका आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। सो हमने डायरेक्टली इस पाउडर को नहीं खा जाना, और ना इसको डायरेक्टली तो बिल्कुल भी नहीं खाना है, पीस के हमेशा इस्तेमाल करना है। पाउडर को भी डायरेक्टली नहीं खाना है। कुछ भी घर में और बना हुआ है तो उसके ऊपर छिड़कें और उस चीज़ को खा लें, चाहे वो सैलेड है, चाहे दलिया है, चाहे दही है, कुछ भी हो। तो अब इसका क्या फ़ायदा होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि जब आप अलसी के बीज को इस्तेमाल करेंगे, तो इसका फ़ायदा ये होगा कि आप, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है ना, तो इसका फ़ायदा ये होगा कि ये आपके घुटने के ऊपर इन्फ्लेमेशन को कम कर देगा। जब इन्फ्लेमेशन कम होगी तो फिर इन रिटर्न क्या फ़ायदा होगा कि यहाँ पे जो इस जगह के ऊपर वेयर एंड टेयर का जो प्रोसेस है, यानी कि जो हमारी कार्टिलेज यहाँ पे डैमेज हो रही है या रबड़ हमारी यहाँ पे डैमेज हो रही है, वो स्लो डाउन हो जाएगी। और इवन अगर ये स्लो डाउन हो जाती है और यहाँ पे खून का बहाव अच्छा हो जाता है, जब इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगी तो इन रिटर्न खुद ब खुद ही यहाँ पे खून का बहाव जो वो ज़्यादा हो जाएगा। तो जब खून का बहाव ज़्यादा होगा तो हमारी जो कार्टिलेज है इसकी रीजनरेशन स्टार्ट हो जाएगी और कार्टिलेज बनने का अमल भी स्टार्ट हो सकता है। लेकिन ये चीज़ इस पे भी डिपेंड करती है कि आपका जो कार्टिलेज का डैमेज है ना, लाइक अगर ये वाली जो दरमियान वाला जो हिस्सा है, ये अगर तो इतना सा डैमेज है तो बहुत अच्छी आपको रिकवरी फील होगी और आप देखेंगे कि दिनों में आपको फ़र्क पड़ेगा। लेकिन अगर आप स्टेज 3 पे हैं या 4 के ऊपर हैं और आप उम्मीद कर रहे हैं कि आप सिर्फ एक सीड को खाएंगे तो ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। बट ये है कि हम बिना साइड इफ़ेक्ट के, बिना किसी नुकसान के एक ऐसी चीज़ ले रहे हैं जिससे एक उम्मीद हो सकती है कि जो बची हुई कार्टिलेज है वो भी हम सेव कर लें, और इवन जो जहाँ जहाँ पे डैमेज होगा वहाँ पे रिवर्स भी स्टार्ट हो सकता है। नोकदार हड्डियों को ठीक करना इसमें बहुत मुश्किल होगा,
ये तो होगी एक चीज़। इसके अलावा आपने कोशिश करनी है अपने खानों के अंदर कैल्शियम को भी ऐड करना है, विटामिन डी को ऐड करना है, विटामिन सी को ऐड करना है, मैग्नीशियम को, पोटाशियम को, प्रोटीन को, और हड्डी वाला जो शोरबा होता है या फिर यखनी होती है, इसका इस्तेमाल करना है ताकि आपके जो घुटने हैं या जोड़ हैं इसके ऊपर ओवरऑल फ़ायदा होना चाहिए। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी डिटेल में वीडियोस बना चुका हूँ, आपने वो वीडियोस लाजमी देखनी है, जिसका आपको फ़ायदा ये होगा कि आपके घुटनों के अंदर दर्दें काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी। बाकी इस चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर आपके घुटनों में सोजिश थी या इन्फ्लेमेशन या अकड़ाव रहता है तो आपने घर में कौन सी ऐसी रेमेडी है जो कि की जिसका आपको फ़ायदा हुआ, नीचे कमेंट्स में लाजमी बताएं, क्योंकि इन वीडियोज़ के ऊपर हज़ारों लोग आते हैं। अगर आप ऐसा कोई कमेंट करते हैं जिसका आपको फ़ायदा हुआ था तो लोगों से शेयर करें ताकि वो भी उसको इस्तेमाल करके देखें और अपने घुटनों के दर्दों को बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के ठीक कर सकें। ये जो दवाइयाँ हैं या पेन किलर्स हैं ये वक्ती तौर पे फ़र्क देती हैं। कार्टिलेज का डैमेज कभी भी दवाइयों से ठीक नहीं होता, और ये जितनी दवाइयाँ होती हैं ज़्यादातर सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है, अलामात को ठीक करने के लिए होता है। तो आपकी अलामात को आपने कोशिश करनी है कि बिना केमिकल्स के ठीक करने का तरीका देखना है। अभी तो मैंने जस्ट आपको एक सीड बताया है, इसके अलावा मल्टीपल और इतनी सारी खुराक है जो कि आप ले सकते हैं। और इसके अलावा इतने सारे ऐसे तरीके हैं, लाइक ठंडी टकोर है, गर्म टकोर है, डिफरेंट मशीनें हैं। अपने नियर बाय किसी भी थेरेपी सेंटर पे जाएं, अपनी फिजियोथेरेपी करवाएं। अगर मुल्तान से, मुल्तान के नज़दीक किसी शहर से हैं तो आप मेरे क्लिनिक पे विज़िट कर सकते हैं, जहाँ पर घुटनों की आर्थराइटिस का इलाज बिना किसी मेडिसन और बिना किसी सर्जरी सिर्फ और सिर्फ थेरेपी की मदद से किया जाता है।